नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के एक अनिवार्य विषय BE-VAE 181 इसी का दूसरा इकाई पारिस्थितिक तंत्र, इसको आज हम लोग देखेंगे। अगर इस इकाई की रूपरेखा का बात किया जाए तो जो इसमें हम लोग देखेंगे वो है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, जिसमें इसका परिभाषा, विशेषता, इसका आमाप ये देख लेंगे और सबसे बड़ा पारितंत्र जिसको कि जैव मंडल कहते हैं इसको समझ लेंगे। साथ ही जो पारिस्थितिक तंत्र के जो मुख्य दो घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, उसको समझ लेंगे, है ना। पोषी स्तर पर बात करेंगे तो आहार श्रृंखला को समझ लेंगे, पोषी स्तर को भी समझ लेंगे, है ना। आहार श्रृंखला के कितने टाइप के हैं वो भी समझ लेंगे, है ना। वैसे ही पारिस्थितिक तंत्र के कार्य, है ना, पोषक चक्र, गैसीय चक्र, अवसादी चक्र। वैसे ही हम लोग देख लेंगे पारिस्थितिक अनुक्रम में पारिस्थितिक अनुक्रम के प्रकार, अर्थात प्राथमिक अनुक्रम और द्वितीयक अनुक्रम, और जो कि अंतिम टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र और मानवीय हस्ताक्षर। तो सभी को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे। आप जानते हैं कि BE-VAE 181 में MCQ बेस्ड क्वेश्चन आता है, और MCQ क्वेश्चन जब भी आता है तो इकाई को अच्छे से समझ लेने का ज़रूरत होता है, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन पता होना चाहिए, तभी क्या इसका आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि जो आपका MCQ है वो भी ठीक ठीक से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और इसका जो चैप्टर एंड क्वेश्चंस भी है उसको भी कराया गया है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि टॉपिक ही आप देखें कि पारिस्थितिक तंत्र, इस बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अगर सिंपल सा बात करें तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन अभी तक क्या है, होना ज्ञात हुआ है। आप सुन रहे होंगे कि वैज्ञानिक लोग क्या है, अनुसंधान कर ही रहे हैं, नया नया खोज कर ही रहे हैं। कभी बोलते हैं कि शुक्र में जीवन है, कभी बोलते हैं मंगल में जीवन है, कभी कहते हैं चंद्रमा में हो सकता है। लेकिन अभी तक का जो ज्ञात होने का बात है तो सिर्फ ये पता चला है कि पृथ्वी पर ही जीवन है, और हमको लगता है कि यही रहेगा, जितना भी खोज हो कहीं और जीवन मिलने वाला है नहीं। ठीक है, अब पृथ्वी में जो जीवन है तो पृथ्वी का भी एक बहुत पतला सा परत में ही क्या है, जीवन है, जो कि आप बोल सकते हैं क्या, जो भूपर पट्टी हम लोग बोलते हैं ना, धरती का ऊपरी भाग सिर्फ क्या है, वहीं पे जीवन है। और जिस क्षेत्र में जीवन है वो जो पूरा कवरिंग है, उस आवरण को क्या कहते हैं, जीव मंडल, है ना। और इस जीव मंडल को चलाने के लिए जो एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य। ठीक है, तो ये हो गया पहला जीव मंडल। वैसे ही क्या है, ऊर्जा का स्रोत, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत है वो सूर्य है। ये MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे ही जो हम लोग पिछले इकाई में किसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो पर्यावरण के बारे में पढ़ चुके हैं ना। और पर्यावरण में दो तरह के पर्यावरण का बात हम लोग किए थे, एक जैविक और एक अजैविक, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दो घटक, जिसको क्या कह सकते हैं, भौतिक घटक और जैविक घटक, है ना। जैविक घटक में पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु आ जाते हैं। वैसे ही अजैविक घटक में आप बोल सकते हैं क्या, वायु, हवा, भूमि, है ना। इस तरह से सभी जो क्या है निर्जीव घटक है वो दोनों ही क्या है, सम्मिलित है, और दोनों ही मिलके ही क्या है, जीवन पॉसिबल है। तो वही कहा जा रहा है कि किसी भी जीव का बाहरी तथा भीतरी पर्यावरण का उसके अस्तित्व और उत्तरजीविता पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी जीव के बाहरी पर्यावरण के घटकों में भौतिक और जैविक घटक दोनों सम्मिलित है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के घटक, ये नाम जानना जरूरी है। किसी जीव के भौतिक और जैविक घटक की क्रिया और उनसे परस्पर क्रिया का संबंध एक तंत्र की संरचना करते हैं, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जीव मंडल की एक स्वतंत्र इकाई है ना, जिसको अपना जीवन यापन के लिए किसी पर डिपेंड करना नहीं पड़ता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे वन,
वन को एक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कहा जा सकता है। काहे कि वन जो है ये क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है। आप अगर वन को क्या करते हैं, चारों तरफ से बैरियर भी लगा देंगे कि घेर देंगे कि वन का कोई बाहर ना आ सके और बाहर से कोई अंदर ना जा सके, तो भी आप देखिएगा कि वन में रहने वाले जो जीव जंतु है, पशु पक्षी है, कोई फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट है। अपना जो ज़रूरत है तो वहीं रहकर वो क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो इस तरह से स्वतंत्र इकाई जो है उसको क्या कह सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है तो वो है आपका जीव मंडल। ये भी प्रश्न में आ सकता है कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीव मंडल। साथ ही ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है ना, और उसमें से कुछ पूछा जाएगा। जैसे ऑप्शन में दे दिया गया कि जंगल, तो तालाब है ना, तो ग्रासलैंड है ना, और उसी तरह से कोई दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे चट्टान वगैरह कुछ दे दिया जाएगा ना। ऑप्शन में पूछा गया था कि कौन सा पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। तो इसलिए आपको जानना है कि पारिस्थितिक तंत्र माने क्या हो गया कि एक सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम, जहाँ पे वो खुद ही अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, उसके लिए उसे बाहरी पर्यावरण से ज़्यादा कुछ मदद लेने का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गया। पारिस्थितिक तंत्र के अन्य सजीव और निर्जीव घटकों से परस्पर क्रिया करते हैं। अर्थात कोई भी पारिस्थितिक तंत्र को संचालित होने के लिए उसमें सजीव और निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया हमेशा होते रहता है, वरना तो जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अगर डिटेल में बात किया जाए कि हम लोग इसमें और क्या क्या देख लेंगे, तो पारिस्थितिक तंत्र का मूल संकल्पना को देख लेंगे, उसका संरचना कार्य गुणों को देख लेंगे, जीव मंडल, जीवोम, जलीय मंडल है ना, भूदृश्य तथा जनसंख्या जैसे शब्दों को भी देख लेंगे। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक तरीके से कार्य करने के लिए पारिस्थितिक तंत्र के विकास, नियंत्रण और स्थायित्व का भी वर्णन कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग सभी को देख लेंगे। तो पहला जो पारिस्थितिक तंत्र, जिसके बारे में ऑलरेडी हम एक बार बता भी चुके हैं, है ना, तो उसको बुक के भाषा में भी एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप और हम पृथ्वी के एक निश्चित भाग में रहते हैं, जहाँ पादप और हमारे समेत सभी जीव जंतु भोजन, जल, आश्रय और साथियों के लिए एक दूसरे के साथ संबंध विकसित करते हैं, अर्थात इंटरडिपेंडेंट हैं, है ना। इन विविक्त एकक में सजीव और निर्जीव दोनों ही पर्यावरणीय घटक हैं, जो अपनी संरचना, घटकों और क्रियाशीलता के संदर्भ में परस्पर निर्भर और परस्पर संबंधित होते हैं। ऐसे विविक्त एकक को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, है ना। बॉक्स वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं, तो इसको प्रोफेसर आर्थर टेंसले ने 1935 में ये शब्द को प्रयोग किया था, है ना। तो ये कह जा सकते हैं कि इकोसिस्टम शब्द को किसने प्रयोग में लाया था पहले, तो प्रोफेसर आर्थर टेंसले ने। तो ये नाम क्या है, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र का परिभाषा हम लोग देख लिए हैं, 2-3 बार उसको समझ लिए। अब देख लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा गतिक तंत्र है जिसमें सजीव और निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया सम्मिलित होती है। तो ये बात तो हम लोग बार बार देख लिए कि इसके लिए क्या चाहिए, सजीव घटक और निर्जीव घटक दोनों ही चाहिए। साथ ही जो कुछ बात है, तो ऊर्जा का निवेश, स्थानांतरण, भंडारण, है ना, निर्गम तथा अनिवार्य पदार्थों का चक्रण होना चाहिए। जैसे कि जो हम लोग उदाहरण ले लिए कि वन क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसमें क्या है, सजीव और निर्जीव घटक का तो हम समझ ही सकते हैं कि वन में जैसे आपका भूमि हो गया, पानी हो गया, है ना, चट्टान हो गया, वायु हो गया, ये सब निर्जीव घटक है। उसमें पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सजीव घटक हो गए। ऊर्जा का निवेश, तो पृथ्वी को ऊर्जा का जो स्रोत, मुख्य स्रोत है, वो कहाँ से मिल जाता है, सूर्य से मिल जाता है, तो वहाँ से ऊर्जा भी मिल गया। ठीक है, वही ऊर्जा का सिर्फ मिलना ही नहीं, उसका
स्थानांतरण अर्थात ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, ठीक है, तो ये सब चक्रण हो जाता है, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र में होने वाली सभी प्रक्रियाएं ऊर्जा पर निर्भर करती है। आप जानते ही हैं कि बिना ऊर्जा का कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया है, हाँ, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य से जो ऊर्जा आता है डायरेक्ट, तो किस में आता है, तो उत्पादक में आता है ना। उत्पादक हम लोग किसको कहते हैं, तो हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहते हैं, है ना। और उस उत्पादक से फिर ऊर्जा जो क्या होता है, जो उपभोक्ता होता है ना, अर्थात जो पेड़ पौधे को खाते हैं ना। दो तीन तरह के हम लोग देखेंगे, दो तीन तरह पोषी स्तर का बात करेंगे, है ना। तो डायरेक्ट जो पेड़ पौधे को खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं ना। तो ये शाकाहारी हो गया। फिर शाकाहारी को कोई मांसाहारी खाता है ना। तो इस तरह से ऊर्जा पहले पेड़ पौधे में आया, पेड़ पौधे से शाकाहारी में आया, शाकाहारी से मांसाहारी में आया, और उसके बाद ये ऊर्जा फिर से क्या होता है, वायुमंडल में फिर से रिलीज भी हो जाता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि ऊर्जा का क्या हो रहा है, एक चक्रण हो रहा है। सूर्य से आया उत्पादक, उत्पादक से गया उपभोक्ता, उपभोक्ता से फिर क्या हो गया, ये रिलीज़ हुआ, और अंततः फिर से ये वायुमंडल से आया था, ये फिर से क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। तो इस तरह से ऊर्जा का एक चक्र चलते रहता है, और ऊर्जा के चक्र चलने के कारण ही पृथ्वी में जीवन संभव हो सका है। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताओं का बात करें तो सबसे पहले जो है वो है संरचनात्मक विशेषताएं। संरचनात्मक अर्थात क्या है, बनावट। तो इसमें वही आ गया कि एक अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक को भी दो प्रकार बोल सकते हैं, एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक, है ना। अकार्बनिक यौगिक में जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब हो गया। कार्बनिक यौगिक का बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, है ना। अजैविक को जैविक आयामों से जोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट से आप परिचित होंगे, प्रोटीन से भी परिचित होंगे, लिपिड का मतलब होता है वसा, है ना। वैसे ही जल वायवीय घटक भी कुछ हैं, जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, स्थलाकृति, तो ये सब भी है। तो इस तरह से ये सब क्या है, आपका अजैविक घटक है ना, अजैविक घटक है। वैसे ही अगर क्या करें, जैविक घटक का बात करें तो जैविक घटक में तो सबसे पहले तो हो गया उत्पादक, अर्थात क्या है, ये हरे पेड़ पौधे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। और उपभोक्ता अर्थात जो जीव है दूसरे, अर्थात जानवर हैं, वो क्या हो गए, उपभोक्ता। इसका भी तीन प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसको हम लोग आगे समझेंगे, है ना। जो शाकाहारी है, जो सीधे पेड़ पौधा को खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता, और उन शाकाहारियों को खाने वाले जो मांसाहारी जानवर हैं उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। और उन छोटे छोटे मांसाहारी जानवरों को फिर जो दूसरा बड़ा मांसाहारी जानवर उसको खा लेता है तो उसको क्या कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये आ गए। साथ ही अपघटक, है ना, अपघटक जिसमें क्या है, बहुत सारे जीवाणु वगैरह आ जाते हैं, जिसको हम लोग मृत पोषी भी कहते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, धरती की सफाई करते हैं, आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया संरचनात्मक विशेषताएं पारिस्थितिक तंत्र की। वैसा ही अगर क्या करें, हम लोग देखें क्रियात्मक विशेषताएं, तो जैसे पहला हो गया ऊर्जा चक्र। ऊर्जा चक्र के बारे में एक बार हम लोग डिस्कस किए। वैसे ही आहार श्रृंखलाएं, आहार श्रृंखलाएं अर्थात कौन किसको खाता है, हु इट्स होम, यही है आहार श्रृंखला। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हरा पेड़ पौधा है तो हरा पेड़ पौधा को इसको खाने वाला कोई शाकाहारी जानवर है। सपोज क्या है कि एक टिड्डा है, ठीक है, कीड़ा है टिड्डा। अब उस टिड्डा को खाने वाला है मेढक, है ना। उस मेढक को खाने वाला है सांप, सांप को खाने वाला है चील, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला। पेड़ पौधा, है ना, या घास फूस, उसको खाने वाला है टिड्डा, टिड्डा को खाने वाला है मेढक, मेढक को खाने वाला है सांप, सांप को खाने वाला है बाज या चील। तो इस तरह से क्या होता है, ये आहार श्रृंखला, ये हो गया। वैसे ही क्या है, विविधता में जीवों के बीच क्या है, परस्पर संबद्धता, एक दूसरे से जुड़ा होना। पोषक चक्र का बात करें तो जैव भू रासायनिक चक्र, और वैसे ही क्या है, अनुक्रमक, ऐसे करके। अब क्या है, अगर हम लोग देखें
कि पारिस्थितिक तंत्र का आमाप, या फिर बोल सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र का साइज। तो जैसे कि हम बताए कि ये स्वतंत्र इकाई होना चाहिए, है ना। तो जैसे एक तालाब का अगर उदाहरण लेंगे तो ये तालाब भी क्या है, आपका एक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हुआ, और ये छोटे पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हुआ। वैसे ही अगर बड़ा उदाहरण लेंगे, वन का उदाहरण लेंगे, तो वन क्या हुआ, उससे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हुआ। वैसे ही अगर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र का बात करेंगे तो जो हमारा जीव मंडल है, तो जीव मंडल क्या हो गया, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। नहीं, स्वतंत्र इकाई होना चाहिए। हो गया। ये बताया जा रहा है कि थलीय पर्यावरण से लेकर भूदृश्य अथवा विशाल वन, एक वायोम, जीवोम, यहाँ तक कि समग्र भूमंडलीय जीवमंडल अथवा पारिस्थितिक मंडल तक क्या हो सकते हैं, विविध हो सकते हैं। इसका बहुत अच्छा सा यहाँ पे क्या है, एक चित्र भी दिया गया है, आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, है ना। इस चित्र को भी देख सकते हैं ना, कि किस तरह से दिखाया गया है, वायोम, है ना। ठीक है, जैसे समुदाय, समुदाय से पहले भी क्या है, जनसंख्या, है ना, जनसंख्या, समुदाय, पारितंत्र और जीवमंडल, है ना। और जीवमंडल स्वयं भी क्या है, सबसे बड़ा पारितंत्र है ना। उसी को देखिए नीचे अगला जो टॉपिक है कि सबसे बड़ा जो पारितंत्र है वो है जीवमंडल। यहाँ पे बॉक्स में भी एक पॉइंट दिया है, क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या बताया है कि जीवमंडल क्या है, ये बताया जा रहा है। तो जीवमंडल पृथ्वी का वो भाग जहाँ पे जीवन संभव है। यह पृथ्वी की सतह के चारों ओर एक पतली परत है ना, जो हम लोग बोले भूपर पट्टी, तो ये भूपर पट्टी में ही जीवन संभव है। पृथ्वी के बहुत नीचे भी जीवन संभव नहीं है, और ये जो धरातल है इससे बहुत ऊपर भी जीवन संभव नहीं है ना। आप पृथ्वी को सेब के आमाप का माने तो जीवमंडल उसके छिलके जैसी मोटाई का होगा, या फिर ये भी मान सकते हैं कि जो छिलका जितना स्थान है बस उतना ही स्थान में क्या है, ये जीवमंडल है। ठीक है, तो ये हो गया जीवमंडल का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र हो गया आपका जीवमंडल। ठीक है, ठीक है। तो जीवमंडल जिसे पारिस्थितिक मंडल भी कहते हैं, पृथ्वी, जल तथा वायुमंडल का वो भाग है जिसमें अनेक अपेक्षाकृत छोटे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं और प्रचालन करते हैं। ठीक है, जीवमंडल के मुख्यतः 3 अनुमंडल है। पहला हो गया थलमंडल या फिर स्थलमंडल बोल सकते हैं, जमीन, भूमि। वैसे ही जलमंडल, और तीसरा है आपका वायुमंडल। वायुमंडल, ये आप जानते हैं कि पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल क्या है, विस्तारित है। लेकिन जो गैसें हैं जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, अर्थात जिसका घनत्व ज़्यादा है, वो सिर्फ इस बुक के अनुसार क्या है कि 22.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही विस्तृत है ना। जो हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल है ना, वायुमंडल का जो निचला परत, तो वो क्षोभ मंडल या उससे थोड़ा ऊपर तक ऐसा बताया गया है। हाँ, जलमंडल, वायुमंडल और थलमंडल के संदर्भ में जीवमंडल की आदर्श योजना को एक चित्र में दिखाया गया है ना, जो हम लोग एक बार देख लिए है ना। चित्र 2.3 हम लोग एक बार देख लिए हैं। आपके पास बुक है तो बुक में आप इसको एक बार देख के और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, है ना। महासागर के तल अर्थात 11,000 मीटर, जीवमंडल महासागर के तल अर्थात 11,000 मीटर पृथ्वी के सतह के नीचे से लेकर पर्वतों के उच्चतम शिखरों तक क्या है, जीवन विस्तारित है ना। मतलब इसी गैप में या इसी बीच में जीवन संभव है। लेकिन जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जहाँ पर अधिक जनसंख्या मिलता है, तो वो समुद्र तल से ठीक नीचे और ऊपर वाला क्षेत्र है ना। बहुत समुद्र तल के बहुत गहराई में या जो पर्वतीय क्षेत्र के बहुत ऊंचाई में, वहाँ पे जीवन का घनत्व बहुत ही कम है ना। और ये समुद्र तल के आसपास ही जीवन ज़्यादा
घनत्व है ना। तो महासागर की सतह से 200 मीटर और समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई के बीच में ही ये पाया जाता है। जीवमंडल का थलीय भाग अनेक क्षेत्रों में विभाजित है, जिसे जीवोम कहते हैं, है ना। जो जीवमंडल का थलीय भाग, स्थलीय भाग जो अनेक क्षेत्र में डिवाइड है, उसी को क्या बोलते हैं, जीवोम कहते हैं, जो विशाल पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जीवोम के बारे में। वैसे ही जलीय तंत्र भी विभिन्न जलीय जीवन क्षेत्रों में विभाजित है। यद्यपि इन्हें जीवोम नहीं कहते हैं, लेकिन ये बहुत कुछ उनके जैसे ही होते हैं, क्योंकि ये भी अपेक्षाकृत निम्न पादप और जंतु जीवन के क्षेत्र होते हैं, है ना। तो जीवोम जो थलीय भाग है उसी को जीवोम कहते हैं, जलीय भाग को जीवोम नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वहाँ पर भी ये जीवों के बीच आपस में पारस्परिक संबंध होते हैं, है ना। सभी वहाँ पर भी पादप और जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। अब अगर क्या है, बोध प्रश्न का बात किया जाए, आपका एमसीक्यू फॉर्मेट है, इसीलिए शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है ना। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला जो आपका है, एक पारिस्थितिक तंत्र अध्ययन की प्राकृतिक इकाई है जिसमें जीवों के समुदाय अर्थात जैविक घटक, निर्जीव पर्यावरण, है ना, अर्थात अजैविक घटक होते हैं। तो क्या बताइए, एकदम सही है, क्या कि हम लोग यही डिस्कस किए कि पारिस्थितिक तंत्र में निर्जीव और अजैविक घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक होते हैं। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है, तो ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। हाँ, वैसे ही अगर दूसरा ऑप्शन का बात करें तो इसमें है, सभी पारिस्थितिक तंत्रों की सुस्पष्ट सीमाएं होती है ना। कैसे सीमाएं होगा, ये तो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। वैसा ही अगर अगला क्वेश्चन का बात करें तो अगला क्वेश्चन में बताया है कि पारिस्थितिक तंत्र अपने आमाप और जटिलता में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। आमाप माने साइज में ना। तो बताया गया कि पारिस्थितिक तंत्र क्या हो सकता है, बहुत छोटा आकार का भी हो सकता है और बहुत बड़ा आकार का भी हो सकता है, बहुत सरल तरह का भी हो सकता है, बहुत जटिल तरह का भी हो सकता है। तो अर्थात ये जो ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, फिर से ये करेक्ट है। वैसे ही अगर अगला जो है, एक पारिस्थितिक तंत्र जिसमें स्वपोषी और परपोषी तो हों लेकिन अपघटक नहीं हो, तो वो आत्मनिर्भर हो सकता है नहीं। अपघटक का होना जरूरी है। यही क्या करते हैं, यही धरती की सफाई करते हैं। अपघटक कहते किसको हैं, जब कोई भी जीव मर जाता है ना, तो उस मरे हुए जीव पर जो अपघटन की क्रिया करता है वही ना अपघटक है। तो ये पारिस्थितिक तंत्र का एक अनिवार्य भाग है। अर्थात ये जो ऑप्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। वैसा ही अगला क्वेश्चन का अगर बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र आत्मनिर्भर इसलिए होते हैं क्योंकि वे बाहरी प्रभावों के लिए रोधी होते हैं। नहीं, ये भी गलत है, बाहरी प्रभाव के लिए रोधी नहीं होंगे, बाहरी प्रभाव इस पे जरूर ही पड़ता है। तो ये भी क्या हो गया आपका ऑप्शन गलत। तो ये 5 क्या दिया गया था, सही गलत, जिसको हम लोग देख लिए। वैसे ही अगर हम लोग क्या करें, अगला प्रश्न का बात करें तो इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया है, जैसे ऊर्जा उपभोक्ता, है ना, मृदा पर्यावरण, अकार्बनिक तत्व, अपघटक, कुछ छूटा छूटा है। हाँ, जो भी है, पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक घटक है, तो जैविक घटक में क्या आना है, तो जीव को आना है। तो ये जो उपभोक्ता है, ये क्या है, जीव है, तो ये इसमें आ जा रहा है ना। अपघटक है, ये जीव है, तो ये इसमें आ जा रहा है। और अगर अजैविक का बात करें तो ये ऊर्जा, ये हो गया आपका अजैविक। वैसे ही मृदा, है ना, ये हो गया अजैविक, है ना। अकार्बनिक तत्व, ये हो गया अजैविक। तो इस तरह से जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में इसमें बताया गया है। तो ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द इसी इकाई का अगले भाग का वीडियो लेकर आएंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।